गाइस, मैं हूं स्मृति शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स। आज का जो मेरा ये वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूं 11 बेस्ट वेज टू इंक्रीज योर सेल्स ऑन फ्लिपकार्ट। नंबर 1 पे है कैटलॉगिंग। जो ज्यादातर जो न्यू सेलर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हुए मैंडेटरी कॉलम्स फिल करके उसको अपलोड कर देते हैं, जबकि जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस होती है जैसे कि कीवर्ड्स और टैग्स होते हैं वो मिस कर देते हैं उसमें ऐड करना, और जिससे कि आपका जो कस्टमर होता है वो ऑर्डर्स तो प्लेस कर देते हैं, बट अगर उसके पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उससे आपको जो रिटर्न्स है वो भी आने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो लिस्टिंग्स होती हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। उसमें जितनी भी मैक्सिमम आप चीजें उसमें ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम जो डिटेल्स आप प्रोवाइड करवा सकते हो लिस्टिंग के लिए वो आपको करवानी चाहिए है। और कोशिश करना कि जितना ज्यादा हो सके वो आप उसमें एक्चुअल ही चीजें ऐड करें जिससे कि जो कस्टमर होते हैं उसको प्रोडक्ट को चूज करने में हेल्प मिले। नंबर 2 पे है साइज चार्ट। साइज चार्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट का साइज चार्ट प्रॉपर डालते हैं, उसकी जो डायमेंशंस होते हैं वो प्रॉपर उसमें ऐड करते हैं, तो जो कस्टमर होता है उसको आपका प्रोडक्ट का अपने अकॉर्डिंग जो साइज होता है वो चूज करने में हेल्प मिलती है, और इससे आपका जो रिटर्न होता है रिटर्न रेट भी कम होता है। बिकॉज ज्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज्यादातर जो रिटर्न होती है वो आपके साइजेस की प्रॉब्लम की वजह से आती है। कभी साइज बड़ा होता है, कभी साइज छोटा होता है। तो अगर आप साइज चार्ट डाल के रखेंगे तो कस्टमर का पहले से ही माइंड सेटअप हो जाएगा कि क्या प्रोडक्ट का साइज क्या है जो उन्होंने ऑर्डर किया है, तो उससे आपको जो रिटर्न रेट होता है वो भी कम आएगा। नंबर 3 पे है वो है प्रमोशंस। प्रमोशंस का जो पार्ट है वो भी जरूरी है फ्लिपकार्ट में, अगर आप अपने प्रोडक्ट को जो सेल है उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट क्या करता है, टाइम टू टाइम जो प्रमोशंस होता है उसमें 5-10% या मैक्सिमम जितना भी कुछ परसेंटेज रहता है उनका 5%, 10%, 15%, ये वो प्रमोशंस में ऐड करता रहता है। तो जो कस्टमर होता है वो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करके उसमें जो प्रमोशंस होता है उसमें ऑप्ट इन कर लेते हैं। और वो जो मैक्सिमम जो प्रमोशंस होते हैं वो आपके यूजुअल प्राइस पे लगते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कई जो कस्टमर सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके अपना प्रमोशन लगा देते हैं, जिससे कि जो प्रमोशंस आप लगाते हो वो सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं लगता है, वो यूजुअल प्राइस के ऊपर लगता है। और ये भी चीजें ध्यान देने वाली हैं। आप जब आप प्रमोशंस लगाते हैं तो आपको वो जो भी चीजें वहां पे लिखी होती हैं आप उसको प्रॉपर पढ़िएगा और उसके बाद ही आप प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करिएगा। 4th पे है एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है वो भी आपके जो सेल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होती है, ब्रांड की विजिबिलिटी होती है, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको भी आपको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। जैसे इसमें 2 तरह के एडवर्टाइजमेंट होता है, CPC या फिर स्मार्ट ROI। तो वो भी आप अपने प्रोडक्ट के लिए लगा सकते हैं। इससे आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको काफी ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, इसमें सेल्स में काफी बेनिफिट मिलता है। एडवर्टाइजमेंट आप जरूरी नहीं है एडवर्टाइजमेंट आप अपना रनिंग में ही रखें, ये आप वीक डेज में भी लगा सकते हैं, वीकेंड्स पे भी लगा सकते हैं। क्यों? बिकॉज वीकेंड्स पे क्या होता है कि ऑर्डर ज्यादा आते हैं, तो जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होती है वो भी वीकेंड्स पे अगर बढ़ती है और आपके ऑर्डर्स आने के जो चांस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 5th है वो है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप सेलर्स हैं तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मैनेजमेंट का पार्ट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, स्टॉक आपको अपना बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपको स्टॉक ऐसे आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि यूनिकॉमर्स सॉफ्टवेयर है, इजी ऑप्स है, इस तरीके के काफी सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में है, तो आप वो कोई भी परचेज कर सकते हो। और उससे क्या होता है कि आपका जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। और अदरवाइज अगर आप फ्लिपकार्ट पे खाली सेल कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि अगर आपका कोई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है और उसका जो सेल है वो अच्छा है और उसका आपका स्टॉक है वो कुछ टाइम के बाद अगर आपका स्टॉक आउट हो जाता है और फिर आप 10 से 15 दिन के बाद अगर आप उसको स्टॉक इन में लेके आ रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो प्रोडक्ट उस वक्त पे सेल आउट हो रहा था तो वो अभी भी उतना ही टॉप सेलिंग में रहेगा, बिकॉज जो उसकी विजिबिलिटी होती है वो एकदम से डाउन आ जाती है। तो आपको फिर से उतने ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसको विजिबल करवाने में, उसको उस पोजीशन पे लेके आने में जिसमें वो पहले था। तो आप कोशिश करिए जो आपका स्टॉक मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो और आपका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है स्पेशली उसका जो स्टॉक होता है वो जल्दी जल्दी फिनिश ना हो। तो आपको ये एक चीज है जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा।
और जो मेरा 6 पॉइंट है वो है एश्योर टैग। गाइज, अगर आपके पास डेली बेसिस पे जो अगर कोई न्यू सेलर है, उनके 10 से 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं या इससे ज़्यादा भी किसी के पास ऑर्डर आ रहे हैं बट उनके पास वो एश्योर टैग नहीं है, तो आप अपना जो आपके अकाउंट मैनेजर हैं या फिर जो फ्लिपकार्ट के साथ कॉन्टैक्ट है, या फिर आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर टिकट डाल के भी आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप एश्योर टैग के लिए एलिजिबल हैं तो आप उस स्मार्ट फुलफिलमेंट भी ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। सो दैट और जो एश्योर टैग होता है उस पर गारंटीड होता है कि 15 से 20% जो आपके सेल्स होते हैं उस पर ग्रोथ मिलती ही मिलती है। बिकॉज ये जो फ्लिपकार्ट होता है, जो उसका फॉर्म अगर आपने कभी देखा होगा तो उस पर लिख के आता है कि आपको इतना % का आपका जो सेलिंग होती है वो इसके थ्रू ग्रो होना ही होना है। अगर आप एलिजिबल है तो आप उस चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो 7th है वो है 1 डे डिलीवरी। अगर आपके पास एश्योर टैग नहीं आप ले सकते हैं और आप एक नए सेलर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की सेटिंग्स में जाके एक सेटिंग कर सकते हैं जो कि शिपिंग सेटिंग होती है एक्सप्रेस के। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जो आप शिप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को वो 1 डे डिलीवरी है। और कस्टमर का पेज जो होता है flipkart.com, अगर वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको जो फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन होता है वो भी शो करता है। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसको वो थोड़ा जल्दी प्रोडक्ट मिलने का चांस रहता है अगर आप एक्सप्रेस सिलेक्ट कर लेते हो तो। और इसकी लेकिन एक्सप्रेस की सेटिंग करने से पहले गाइस आपको ध्यान रखना है कि आप उसके जो टर्म्स होते हैं पहले वो फ्लिपकार्ट पे जाके आप उसको रीड कर लीजिए। बिकॉज इसका एक टाइम लिमिट्स होती है कि आपको इतने इतने टाइम के बाद ऑर्डर्स प्रोसेस करना होता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपका जो डिस्पैच रेट है वो हाई हो जाता है। तो आपको ये भी बहुत ही ध्यान से करना है। 8 पॉइंट है पैकेजिंग। आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप इतने सारे एफर्ट्स कर रहे हो आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर्स लेके आने में, सेल्स ग्रोथ करने में, लेकिन आपकी पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं है और अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट लेके जा रहे हो रास्ते में आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो वो सारी चीजें आपके वहां पे खराब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करना है कि जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो वो अच्छी हो, जो कस्टमर के पास जब वो जाए वो अपनी उसी तरीके से जाए जिस तरीके से आपने उसको पैक किया है, आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो और कस्टमर का जो बाइंग एक्सपीरियंस हो वो भी अच्छा हो। तो आपको ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी होनी चाहिए है, चाहे आप उसको रैप करें या एक अच्छा पैकिंग मटेरियल आप यूज करें उसके लिए। और 9th है आप अपनी जो लिस्टिंग्स है उस 9th है क्रिएट कॉम्बोज। आप अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आप उसके कॉम्बोज बना सकते हो, आप उसके कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हो। और आपको क्या होता है कि टाइमली आपको मंथ में वीक नहीं तो एक मंथ के में आपको लिस्टिंग्स करनी जरूरी होती है और आप मंथली लिस्टिंग्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो अकाउंट है वो अपडेटेड रहता है और आप जैसे जैसे आप उसमें लिस्टिंग्स करते रहते हैं वैसे वैसे आपकी जो ग्रोथ है वो भी होती रहती है। अगर आपके पास मान लो कि आपके पास और प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है नए प्रोडक्ट्स की, तो आप जो आपके पहले से ही लिस्टिंग्स है उसके कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हो। कॉम्बोज के ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आते हैं फ्लिपकार्ट में, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। और कॉम्बो प्रोडक्ट्स होने से आपको भी काफी बेनिफिट होता है। शिपिंग चार्जेस आपको 1 टाइम लगता है, ये बेनिफिट आप कस्टमर को भी दे सकते हो, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और रिकमेंडेशंस, ये एक सिस्टमेटिक पॉइंट है। जो रिकमेंडेशंस होती है वो फ्लिपकार्ट टाइम टू टाइम जो आपका पैनल है उसमें शो करवाता रहता है कि आपका अगर प्रोडक्ट है उसका ये सेलिंग प्राइस है तो वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके अकॉर्डिंग ये सेलिंग प्राइस 5-10 रुपए कम होना चाहिए है। इस तरीके से वो रिकमेंडेशंस देता रहता है। तो आप कोशिश करो, अगर आप वो चीज कर सकते हो, 10 से 5 रुपए का फर्क होता है, अगर ज्यादा का फर्क है वो मत लो, लेकिन अगर कुछ ही फर्क आ रहा है तो आप उसको अप्लाई पे क्लिक कर दो, सो दैट उसका जो प्राइस होता है वो अपने आप अपडेटेड हो जाता है एज पर रिकमेंडेशंस। तो आपके जो सेल्स होते हैं उसमें भी आपको ग्रोथ करने में हेल्प मिलता है। जो आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे होते वो भी सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद 11 पे है रिटर्न्स टैब। गाइस, बहुत सारे लोग क्या रहते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने में ही बिजी रहते हैं कि हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो रिटर्न्स के ऊपर ध्यान नहीं देते कि उनके पास रिटर्न्स कितनी आ रही है और रिटर्न्स क्यों आ रही है। रिटर्न्स 2 तरह की होती हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, जो पुराने सेलर्स हैं उनको तो पहले से पता होगा कि रिटर्न 2 तरह की होती है। एक होती है कस्टमर रिटर्न, एक होती है कोरियर रिटर्न। तो गाइस, कोरियर जो रिटर्न है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कोरियर रिटर्न आने के, लेकिन उसका हमें ज्यादा कुछ नुकसान होता भी नहीं है।
जो मेन नुकसान होता है वो हमें होता है कस्टमर रिटर्न से। जो गाइस हमारी रिटर्न स्टेप है वो हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। उससे हमें पता चलता है बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो कमेंट डालते हैं कि उनको जो रिटर्न अगर उन्होंने आपका प्रोडक्ट किया है तो उसका क्या रीजन है, तो आपको वो टाइमली चेक करना पड़ता है। तो वो आप चेक करिए, वो देखिए वो अगर रिटर्न कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अगर आप उसमें क्यों कर रहा है, उसका क्या रीजन क्या है। अगर आप कोशिश करिए कि आप इस चीज को उसका जो उसने जो कमेंट किया है उसको सॉर्ट आउट कर सके। अगर आपको गाइज लगता है कि जो कस्टमर ने जो कमेंट डाला है उसमें वो एक्चुअल है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो अकाउंट है या आपकी लिस्टिंग है वो एक बार चेक करनी चाहिए, उसको रेक्टिफाई करनी चाहिए कि कहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है जिससे वो आपका प्रोडक्ट है रिटर्न कर रहे हैं, सो दैट आपको जो रिटर्न रेट है वो कम हो और जो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो। अभी के लिए इतना ही है। जो मैंने 11 पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप अपने जो लिस्टिंग्स हैं उसमें एक बार ट्राई करके देखिए, अपडेट करके देखिए, उस पर वर्क करिए, तो होपफुली आपका जो सेल है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने अगर मिस कर दी हूँ और अगर आपको नॉलेज है कि मुझे वो भी कवर करने चाहिए थी तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बता सकते हैं। और गाइज अगर आप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप मेरा जो चैनल है प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।